देखिए सेक्शन 36 में जो सबसे पहली लैंग्वेज है वो क्या है, अंडरलाइन करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूजेस टू द कॉन्ट्रेरी। ये कह रहा है कोई विपरीत संविदा के अभाव में या किसी कस्टम या लोकल जो यूजेस हैं उनके अभाव में, कोई वहां की प्रथा हो, रूढ़ी हो, उसको छोड़ दो। और अगर पार्टीज ने कोई कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपस में कोई विपरीत बात तय की है, तो उसको छोड़ दो। ये क्या हो गए इसके एक्सेप्शन। इनमें मामला अलग हो सकता है, सामान्य नियम अलग है। तो अब आपको जनरल प्रिंसिपल क्या बता रहे हैं, यहां से स्टार्ट है ये। all rents, annuities, pension, dividends and other periodical payments in the nature of income shall। ये कह रहा है इनकम के स्रोत के रूप में, आय के रूप में आपको क्या मिल रहा है। सपोज जैसे अभी इस इलस्ट्रेशन में आप देख रहे हो कि किसी बिल्डिंग का किराया आ रहा है, ये कैसा आ रहा है, इनकम के एक सोर्स के रूप में, आय के साधन के रूप में आपको मिल रहा है। कोई पेंशन मिल रहा है, कोई शेयर्स का डिविडेंड मिल रहा है, मतलब जो हमें पीरियोडिकली पेमेंट्स मिल रहे हैं। ये एनुअली भी हो सकते हैं, एवरी मंथ भी हो सकते हैं, एवरी 6 मंथ या 3 मंथ, जैसा कि भुगतान हमें मिल रहा है। इनकम का जो सोर्स आपको मिल रहा है, ये उसके बारे में बात कर रहा है कि वो सारा किराया, पेंशन की राशि, एन्युटी, डिविडेंड, ये जो आपको मिल रहा है, upon the transfer of interest of the person entitled to receive such payments। ये कह रहा है जब हम इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करते हैं, जैसे एक्स नाम की प्रॉपर्टी का किराया आ रहा था आपके पास, इसको आपने किसको ट्रांसफर कर दिया, ए ने इसको बी को ट्रांसफर कर दिया है। जिसके लिए एंटाइटल ए था, अब इस प्रॉपर्टी को ही इसने किसको ट्रांसफर कर दिया, बी को कर दिया। be deemed as between the transferor and transferee। तो इनके बीच में ये जो किराए की राशि जो मिल रही है, जो इनकम का सोर्स मिल रहा है, इन दोनों के बीच में किस तरह बांटा जाएगा। तो ये कह रहा है be deemed यानी समझा जाएगा ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच में to accrue due from day to day। किससे बकाया माना जाएगा, डे टू डे मीन्स जो तारीख हमने तय की है ट्रांजेक्शन्स की, उस तारीख के अनुसार जिस दिन उसका पेमेंट ड्यू है, बकाया है ना। एंड टू बी प्रोपोर्शनेबल अकॉर्डिंगली, और उसका प्रपोर्शन किया जाएगा, भाग में बांटा जाएगा, किसका कितना हिस्सा है उस अनुसार उसे ये प्रपोर्शन दिया जाएगा। बट टू बी पेबल ऑन द डेज अपॉइंटेड फॉर द पेमेंट देयर ऑफ। जो दिन तारीख तय की गई है कॉन्ट्रैक्ट में, उस अनुसार उस राशि का भुगतान किया जाएगा। जो पेमेंट हमें करना है, जो यहाँ पे सी के टीनेट के द्वारा जो पेमेंट किया जाना है, जिस तारीख को वो पेमेंट तो होगा, लेकिन वो दोनों पार्टीज में बांट दिया जाएगा उनके प्रपोर्शन के अनुसार। जैसे आपने इस इलस्ट्रेशन में देखा कि इस एक्स नाम की प्रॉपर्टी का रेंट 30,000 आ रहा था, किसको, ए नाम के ओनर को। ए ने इस प्रॉपर्टी को बी को बेचा है 20 तारीख को, ये ट्रांजेक्शन 20 तारीख को हुआ। तो इस महीने के 20 दिन तक ओनर कौन था, ए था। तो 20 डेज का किराया किसको मिलना चाहिए, ए को मिलना चाहिए। तो 20,000 मिल जाएगा ए को, और बाकी 10,000 किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, नए ओनर को मिलेगा। बट द क्वेश्चन इज दिस, इनिशियल स्टेज पे क्या लिखा है। अगर कोई कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये जनरल प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अब यहाँ पे अगर ये पार्टी कहती है, दोनों ए और बी के बीच में तय हो जाता है, जाने दीजिए, आप ऐसा कीजिए मिस्टर जो मिस्टर टी, आप सारे किराए का जो आपको फरवरी का किराया देना है, आपको ये हमें आधा आधा या इस रेशो में नहीं देना है, आप ये पूरा 30,000 किसको दे दीजिएगा, बी को, नए ओनर को दे दीजिएगा। अगर इनके बीच में इस प्रकार का जो है कम्युनिकेशन हुआ है, ये बातचीत तय हुई है, तो फिर किराए को कहाँ दिया जाएगा, इस व्यक्ति को दिया जाएगा। बात आ रही है समझ में। सेक्शन 36 की लैंग्वेज और कंसेप्ट बताइए। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो पूछिए आराम से। मैम एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। यस खुशी, देखिए हम बात कर रहे हैं सेक्शन 36 की। यहाँ पे सेक्शन 36 सिंपली हमें इतना कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी अमाउंट को पाने के लिए एंटाइटल है, हकदार है, और वो इंटरेस्ट जो उसका अपना हित है वो किसको दे रहा है, दूसरे किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा है ना।
तो उस नए व्यक्ति को कितना राशि मिलेगी और जो प्रीवियस ओनर था उसे कितना अमाउंट मिलेगा, ये डिपेंड करेगा कि जिस दिन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ है उसके अनुसार दोनों लोगों में प्रपोर्शन के आधार पे बांटा जाएगा। आज मैं एक प्रॉपर्टी की मालिक हूं और उस प्रॉपर्टी से मुझे रेंट आ रहा है, ठीक है। सपोज 50,000 का किराया मुझे उस प्रॉपर्टी से आ रहा है। मैंने इस प्रॉपर्टी को किसको बेचा? खुशी को बेचा। कब बेच दिया? 15 तारीख को। एक महीने में मैंने 15 दिन तक तो मैं थी ओनर उसकी, और 15 तारीख को अब वो कौन बन गया? नया ओनर, खुशी हो गई है। अब इस प्रॉपर्टी का किराया एंटाइटल, पहले तो मैं थी, अब कौन हो गई एंटाइटल? खुशी हो गई है। क्या पूरी किराए की रकम, सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दैट इज डिफरेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी और एनी काइंड ऑफ इनकम सोर्स, जैसे डिविडेंड, जैसे कि पेंशन, जैसे कि एन्युइटी, जो हमें पीरियोडिक पेमेंट्स मिलते हैं। उस इंटरेस्ट को जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करते हो तो प्रपोर्शन के आधार पे बांटा जाएगा। हमने क्या किया? 15 तारीख को इसका कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ये नया ओनर जो है वो खुशी है, मैं नहीं रही, तो अब किराया क्या पूरा जो 50,000 था किराया मुझे मिलेगा? नो। यहाँ महीने के हमने 15 तारीख को ये ट्रांजेक्शन किया, तो 50% यहाँ पे 25,000 रुपए किराया मुझे मिलेगा, और रिमेनिंग जो 25,000 है 50 में से, वो नए ओनर यानी खुशी को मिलेंगे। तो ये बात कर रहा है उस अमाउंट, उस बेनिफिट की जो कब मिलते हैं? जब हम एंटाइटल व्यक्ति जो होता है उसे लेने का, वो किसी और को ट्रांसफर करता है। और एक इलस्ट्रेशन बताती हूँ। सपोज मेरे पास शेयर्स हैं, मेरे पास 50,000 रुपए मैंने लगा रखे हैं, कोई शेयर ले रखे हैं, उन शेयर्स का डिविडेंड मिलना है। अब डिविडेंड किसी पर्टिकुलर तारीख को आना है। अब मैंने इन शेयर्स को आपको सेल कर दिया। अब ये शेयर्स जितने दिन मेरे पास रहे उस मंथ में, उतने के लिए एंटाइटल मैं रहूंगी, और बाकी के लिए लेटर ऑन जो नया ओनर होगा वो एंटाइटल होगा। अब आई क्या बात समझ में? खुशी, आपको क्लियर है? यस मैम। किसी और को कोई सवाल यहाँ पे इस टॉपिक पे? No, ma'am, all clear. अब चलिए 37 की तरफ चलिए। 37 में देखिए, अपॉर्शनमेंट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन सेवरेंस, विभाजन पर बाध्यता के फायदे का प्रभाजन। ये कह रहा है हम प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं? दूसरे को दे रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, और उसके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन भी है कि ऑब्लिगेशन भी कोई अटैच है, तो क्या सिचुएशन मानी जाएगी, है ना। इसके लिए आप लोगों के पास बेयर एक्ट में इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन है आप सभी के सामने। Yes, ma'am. देखिए इलस्ट्रेशन ए निकालिए, क्या कहता है? ए सेल्स टू बी सी एंड डी अ हाउस situated in a village and leased to E at an annual rent of 30 and delivery of one fat ship। ये कह रहा है ए के पास क्या है? एक मकान है जिसको उसने किस पे दे रखा है? लीज पे दे रखा है, ठीक है। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं यहाँ सेक्शन 37 का। ए के पास एक ये एक्स नाम की प्रॉपर्टी है, ये मकान है। इस प्रॉपर्टी को इसने किसको दे रखा है? लीज पे दे रखा है। किसको दे रखा है? ई नाम के व्यक्ति को लीज पे दे रखा है। तो लीज का जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों पार्टीज कौन हो गई? ए तो हो गया लेसर, पट्टा करता, और दूसरा ई व्यक्ति कौन हो गया? लेसी हो गया, पट्टा ग्रहीता हो गया। लीज का कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं अपन। लीज में यहाँ दोनों पार्टीज हो गई, एक लेसर हो गया और एक लेसी हो गया, और ये प्रॉपर्टी लीज पे दी गई। जब प्रॉपर्टी लीज पे जाती है तो उसके बदले यहाँ पे लेसर को क्या मिल रहा है? इसका 30 रुपीज तो मिल रहा है रेंट या प्रीमियम कह लीजिए जो मिल रहा है, प्लस इसमें एक शिप भी मिल रही है, एक भेड़ भी वो साथ में उसको दे रहा है। किसके रूप में? किराए के रूप में। किराए के रूप में दो चीजें दे रहा है उसे, 30 रुपए हर महीने किराया दे रहा है और एक भेड़ दे रहा है लेसर को। अब यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन तो चल रहा है आराम से। अब ए जो ओनर है उसने इस प्रॉपर्टी को किसको बेच दिया? बी को, सी को और डी को, तीनों को जॉइंटली
ये तीन कौन है? जॉइंट ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। सेक्शन 37 वहां काम करेगा जहां पहले प्रॉपर्टी का ओनर एक होता है और एक से वो प्रॉपर्टी ज्यादा लोगों को गई है। पहले मैं हूं संपत्ति की मालिक, अब मैंने जिनको प्रॉपर्टी बेची है वो 2 भाई हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, एक से ज्यादा लोगों के पास वो प्रॉपर्टी गई है। क्लियर? पहले एक मालिक था, अब उस प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा मालिक हैं। ये प्रॉपर्टी कहाँ चली गई? इन 3 लोगों के पास चली गई है। अब इन 3 लोगों ने जब इस प्रॉपर्टी का पेमेंट किया है, इस एक्स नाम की प्रॉपर्टी को इन्होंने जब खरीदा है, तो इन्होंने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया उस प्रॉपर्टी के लिए, ये देखिए आगे। B having provided half the purchase money and C&D 1/4 each. ये कह रहा है बी ने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को खरीदते हुए कितना पैसा लगाया? 50% पैसा। ये प्रॉपर्टी जितने की भी थी, सपोज 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, तो उस 10 लाख में से 5 लाख रुपए किसने पे किए हैं? बी ने पे किए हैं। बाकी सी और डी ने कितना पैसा पे किया? 25% उस प्रॉपर्टी का पे किया। मतलब 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो 5 लाख रुपए तो बी ने पे किए, 2.5 सी ने और 2.5 डी ने। जो भी परचेज मनी है उसका इस तरीके से इन्वेस्टमेंट यहां पर हुआ है। आगे क्या होता है? ई हैविंग नोटिस ऑफ दिस। ई यानी कि कौन? लेसी। लेसी को इस बारे में जानकारी है कि अब मालिक बदल चुके हैं। अब यहाँ पे ए नाम का व्यक्ति उस सब प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, अब ये 3 लोग हैं और मुझे किराया अब जो देना है वो किसको देना है? इस प्रॉपर्टी का इन 3 लोगों को देना है। तो ये क्या कहता है? must pay ₹15 to B, 7.5 to C and 7.5 to D. तो अब ये किराया कैसे देगा? 30 रुपए किराया देना है। अब एक मालिक था, पहले तो कोई झगड़ा ही नहीं था, अब 3 लोग हो गए तो किराया कैसे जाएगा? इन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उस अनुसार। सबसे ज्यादा पैसा 50% अमाउंट किसने लगाई थी? बी ने। तो 50% किराया भी किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। 30 रुपीज का रेंट डिवाइड होगा, 50% यानी कि 15 रुपीज बी के पास जाएंगे और 7.5 और 7.5 किसके पास होंगे? सी और डी को किराए के रूप में मिलेंगे। बात आ रही है समझ में? क्योंकि इन्होंने उतना उतना पैसा लगाया है, सबसे ज्यादा पैसा खरीदने में प्रॉपर्टी को बी ने लगाया, तो इसलिए किराया भी सबसे ज्यादा उसी को मिल रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि अब भेड़ का क्या करें? उसके 3 टुकड़े तो नहीं करेंगे। मस्ट डिलीवर द शिप अकॉर्डिंग टू द जॉइंट डायरेक्शंस ऑफ बी, सी एंड डी। भेड़ के बारे में, शिप के बारे में जो भी वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं ये तीनों मालिक की, किसको देनी है? आपको। उस व्यक्ति को आप जो है वो ये शिप जो है रेंट के रूप में देंगे, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था? किराए के रूप में क्या जा रहा है? 30 रुपए जा रहा है और एक भेड़ जा रही है हर महीने। बताइए ये बात समझ में आई क्या? यस मैम। किसी को कोई डाउट इस इलस्ट्रेशन पे? देन अपन लैंग्वेज पे देखेंगे। Section 37 illustration A. Is this clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now next. अब ये कह रहा है, यहाँ जो एक लैंग्वेज पढ़ेंगे ना आप, ऑब्लिगेशन भी पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? एक और शब्द, बाध्यता। अगर किसी की कोई ऑब्लिगेशन है यानी बाध्यता है, उसके बारे में क्या किया जाए, तो ये सेक्शन उस समस्या को भी आपके सॉल्व कर देता है। अभी तक ऐसी कोई इक्वेशन आई तो सॉल्व कर दी। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने कहा शिप देगा, 30 रुपीज देगा, अगर ये रेंट होगा तो हमने कैसे डिवाइड करना है देख लिया। लेकिन अगर ये वाला पोजीशन नहीं है, ये कहता है ये जो ई है ये ए के लिए यानी लेसी, लेसर के लिए जो किराया दे रहा था ना, वो दे रहा था 10 डेज का वर्क, काम दे रहा था 10 दिन का। दरअसल इस गांव में जहां पे ये जमीन है और ये लोग रहते हैं दोनों पार्टीज, उसमें हर घर से एक सदस्य की जिम्मेदारी थी को कि वो गांव के लिए 10 दिन तक लेबर करेगा, काम करेगा किसी पर्टिकुलर जगह पे। तो ये जिम्मेदारी ऑब्वियसली ए की भी थी।
लेकिन यहाँ ई ने कहा कि मैं आपको किराए के रूप में क्या दूंगा, वो जो आपकी ऑब्लिगेशन है। एक ही ऑब्लिगेशन क्या थी, 10 दिन का काम करना। तो इसने कहा मैं किराए के रूप में पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं हार्डवर्क करूंगा, मैं लेबर करूंगा। मेरे तरफ की लेबर तो मुझे करनी है, मैं आपकी तरफ की लेबर करूंगा। किसके रूप में, किराए के रूप में या प्रीमियम के रूप में। आप मुझे लीज पर जमीन दे दीजिए। तो ये इनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था कि इनको क्या देना था, ई को 10 दिन का काम देना था एक ही जगह पर। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, एक ही जगह ओनर कौन हो गए, तीन तीन हो गए। तो क्या यहाँ पे ई बी के लिए 10 दिन काम करे, फिर सी के लिए 10 दिन काम करे, फिर डी के लिए 10 दिन काम करे? तो ये तो 10 + 10 + 10 पूरे 30 दिन काम ही करता रहेगा, और कल को 4 इसके मालिक हो जाएंगे। तो फिर और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, कैसे किया जाए। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ ये कहना चाह रहा है सेक्शन 37 कि यहाँ 10 डेज मतलब तीनों के लिए मिला के 10 दिन। ओनर बदल गया, ऑब्लिगेशन इसकी टोटल 10 दिन काम करने की है। अब ये आपस में तय कर लें कि यहाँ पे बी के लिए वो 4 दिन काम करेगा, सी के लिए 3 दिन और डी के लिए 3 दिन, कितने कितने दिन काम करेगा, लेकिन टोटल मिला के 10 दिन से ज्यादा उसका ऑब्लिगेशन नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम उसने क्या किराया तय किया था, 10 डेज। तो नॉट मोर देन 10 डेज, 10 डेज से ज्यादा के लिए काम यहाँ पे वो नहीं करेगा। बताइए, बात समझ में आई क्या? यस मैम। सबको क्लियर, इलस्ट्रेशन क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. तो अब अपन लैंग्वेज पे देख लेते हैं क्या कहता है ये। 37 देखिए, व्हेन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ट्रांसफर, जब किसी ट्रांसफर का परिणाम क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड, उस संपत्ति को बांट दिया गया, एंड हेल्ड इन सेवरल शेयर्स, और वो एक से ज्यादा शेयर्स में बढ़ जाती है, अंशों में बढ़ जाती है। मतलब जैसे पहले किसके पास थी, ए के पास थी, फिर वो एक से ज्यादा लोगों में बढ़ गई, किसकी हो गई, 3 लोगों की हो गई प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको बताया था सेक्शन 37 कहाँ काम करेगा, जहां प्रॉपर्टी का ओनर पहले कौन है, एक है, उस प्रॉपर्टी का ओनर बाद में एक से ज्यादा हो जाता है। अब क्या हुआ, and thereupon the benefit of any obligation relating to the property, और वो बेनिफिट जो उस प्रॉपर्टी से अटैच है, किसी भी प्रॉपर्टी के साथ जो भी चीजें होती हैं वो चली जाती हैं। इफ यू आर गोइंग टू परचेज एनी प्रॉपर्टी, यू आर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो सेक्शन 8 क्या कहता है, उसके साथ बाध्यताएं भी जाएंगी, बेनिफिट्स भी जाएंगे, तो उसके साथ जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं वो चली जाएंगी खरीदने वाले के पास। तो ये कह रहा है जो भी बेनिफिट्स थे जो किसको मिल रहे थे, प्रीवियस ओनर को, अब किसको मिलेंगे, नए लोगों को, नए ओनर्स को मिलेंगे। Any obligation relating to the property as a whole passes from one to several owners of the property, और ये पूर्ण रूप में हमने किसको ट्रांसफर किया, एक व्यक्ति से लेके हमने सेवरल ओनर्स को वो प्रॉपर्टी बांट दी, पास हो गई वो प्रॉपर्टी। द कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी, तो ड्यूटी क्या होगी इसके साथ अटैच, shall be performed in favor of each of such owners, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी अमंगस्ट द ओनर्स, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। जनरली अलग कलर का कोई पेन अपन यूज में ले सकते हैं इसको अंडरलाइन करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे ये चीज पार्टीज अपनी मर्जी से भी तय कर सकती हैं। तो यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल क्या है कि जो इनकी ड्यूटी है वो कैसे परफॉर्मेंस होगी, बी परफॉर्म्ड इन फेवर ऑफ ईच ऑफ सच ओनर्स इन प्रपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी। ई की ड्यूटी ए के प्रति थी, अब ई की ड्यूटी बी, सी और डी के प्रति है। वो कैसे है, उनके अनुपात में, जितना इनका रेशो है उस प्रॉपर्टी में। बी का रेशो कितना है, 50%, तो ई की जिम्मेदारी कितनी हो गई, 50% तक उसको बेनिफिट देगा, ये उसकी ड्यूटी हो गई। Provided that the duty can be severed and the severance does not substantially increase the burden of the obligation, ये कह रहा है बांट तो दो, लेकिन बांटने लायक चीज होगी तभी तो बांटोगे।
भेड़ के 3 हिस्से नहीं कर सकते। किराया 30 रुपीज था, अपन ने बांट दिया, तीनों को दे दिया। लेकिन अपन कहें कि भाई भेड़ के टुकड़े कर दिए अपन, 50% जो हिस्सा है वो चला जाए बी के पास, और बाकी जो है 25 काट के सी और डी को दे दो। इट इज नॉट पॉसिबल। इसका सीविरेंस, इसका विभाजीकरण, बांटना पॉसिबल नहीं है। फिर ये क्या कह रहा है, ऑब्लिगेशन इंक्रीज भी नहीं होना चाहिए। सेविरेंस करेंगे तो ऑब्लिगेशन जो आ रहा है किसी एक व्यक्ति पे, जो ड्यूटी आ रही है, वो बढ़ाओगे भी नहीं। मैंने आपको क्या बताया, ई ने कहा था 10 दिन तक के लिए काम करूंगा। अब वो ठीक है, एक की जगह 3 के लिए काम करेगा, लेकिन वो टोटल 10 दिन ही करेगा, उससे वो इंक्रीज नहीं होगा। वो ऑब्लिगेशन जो उसका था वो बढ़ेगा नहीं। 3 ओनर हो गए तो 3 भेड़े नहीं देगा, 3 ओनर हो गए तो हर एक को 30-30 रुपए नहीं देगा। ऑब्लिगेशन बढ़ेगी नहीं, उतनी ही रहेगी। But if the duty cannot be severed, or if the severance would substantially increase the burden of obligation, अगर हम बांट नहीं सकते, विभाजन नहीं कर सकते, और अगर ऑब्लिगेशन जो हम दे रहे हैं दूसरे को वो इंक्रीज हो रही है, the duty shall be performed for the benefit of such one of the several owners as they shall jointly designate for that purpose. जैसे इसने कहा जो अगर बांट नहीं सकता, जैसे इन्होंने इलस्ट्रेशन दिया भाई भेड़ है किराया, तो भेड़ को बांट नहीं सकते आप, तो वो तीनों जने जिसे एक को भी संबोधित करें कि अगर भैया बी के पास रहनी है तो भेड़ को बी को दे दो, तीनों लोग आपस में मिलके तय करेंगे। और ऑब्लिगेशन भी तीनों में से किसके फेवर में जाएगी, 10 दिन का काम करना है वो किसके लिए किया जाएगा, या तीनों के लिए कितना कितना किया जाएगा, टोटल 10 दिन की इंक्रीज भी ना हो, ये तीनों आपस में मिलके तय करेंगे। ई तो उतनी ऑब्लिगेशन पूरी करने के लिए यहाँ पे ड्यूटी में आएगा, परफॉर्मेंस के लिए आएगा जिम्मेदार, जितना वो ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ था। गॉट इट? देखिए, लेकिन इसने आगे शर्तें और बता दी। खैर इसी पैराग्राफ में भी मैंने आपको जो अंडरलाइन कराया वो भी देख लो। इस पैराग्राफ में मैंने आपको अंडरलाइन कराया, क्या कराया, कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट वाली बात मैंने आपको अंडरलाइन कराई थी। Yes, ma'am. In the In absence the of a contract, absence to the of a contract to the contrary amongst the owners, मतलब अगर कोई विपरीत बात ये पार्टीज के बीच में तय नहीं होती। Section 37 is talking about a general principle when there is a situation like that. If there is a situation like that, that one person has some property and he is going to transfer this property to another person's, and now new owners are more than one, then this principle is applicable. General principle. But it's saying that this is a contract ultimately if the parties are in a favor to communicate with each other on any different terms and conditions, they are allowed. तो जनरल प्रिंसिपल काम कब नहीं करेगा, अगर कि पार्टीज ने अपनी मर्जी से कुछ और तय किया। पार्टीज ने अपनी मर्जी से तय ये किया सारा किराया बी को ही दे दो, तो बी को दे दो, फिर ये जनरल प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। तो एक तो एक्सेप्शन इसका कहाँ आ गया, फर्स्ट पैरा में कह दिया कि पार्टीज ने अगर अपनी मर्जी से कोई चीज तय की है। और आगे प्रोवाइजो ये क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन ऑन whom the burden of obligation lies shall be answerable for failure to discharge it in manner provided by this section unless and until he has reasonable notice of the severance. ये कह रहा है शर्त ये भी है कि वो जो व्यक्ति है जिसके ऊपर माथे पे ये ऑब्लिगेशन है उसे सूचना तो दे दो, उसे ये बता तो दो कि भैया अब तुम्हारी ए के प्रति लायबिलिटी नहीं है, अब तुम्हारी बी सी और डी के प्रति लायबिलिटी है। उसको तो बताया ही नहीं आपने, तो उसने किसको किराया दे दिया, ए को ही दे दिया। तो क्या बी सी और डी उसे कह सकते हैं कि भैया हमें तुमने नहीं किराया दिया, तुम लाइएबल हो, फला फला, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया? नो, बिकॉज आप उस भले मानस को ये तो बताओ कि भैया अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में ओनर बदल गए हैं, अब आपकी लायबिलिटी इसके प्रति नहीं नए लोगों के प्रति है, उसे नोटिस दो। उसे मतलब जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, जैसे इस इलस्ट्रेशन में कौन, यहाँ पे ये ई नाम का व्यक्ति, इसको नोटिस देना पड़ेगा। अगर इसको कोई नोटिस नहीं दिया तो फिर ये आंसरेबल भी नहीं है, ये जवाबदेह नहीं है। गॉट इट? और क्या कह रहा है, और फिर एक अपवाद आपको बता रहा है,
Nothing in this section applies to leases for agricultural purposes. एक और ये बात कह रहा है कि वो पट्टे जो एग्रीकल्चर पर्पस से यूज होते हैं, एग्रीकल्चर पर्पस से दी गई जो लीज पे जमीन होती है, उन पे ये सेक्शन लागू नहीं होता। लेकिन इसने एक और बात कह दी, अनलेस एंड अनटिल द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट सो डायरेक्ट। अगर नोटिफिकेशन दे देती है राज्य सरकार ऑफिशियल गजट में कि ये धारा एग्रीकल्चर वाली लैंड्स पे भी एप्लीकेबल होगा, लीज पे भी एप्लीकेबल होगा, देन उस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर दे दी। लेकिन इन जनरल ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा लीज की प्रॉपर्टी पर। तो एक तो आपने जनरल प्रिंसिपल पढ़ा, ऑब्लिगेशन कितनी, किसकी, कब, क्यों, और अपवाद पढ़े, कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एप्लीकेबल नहीं होगा, नोटिस देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लैंड पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? अब बताइए कोई भी डाउट यहां पर तो आप पूछिए। इस सेक्शन में किसी को कोई भी सवाल हो तो पूछिए। क्लियर। क्लियर सभी को? किसी को कोई डाउट आराम से पूछ लीजिए आप। नो? चलिए अब आगे चलते हैं सेक्शन। यस प्लीज। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मेरे पास। मैम एक बार हिंदी में रीड कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, देखते हैं। सेक्शन 37 हिंदी में देख लीजिए। ये क्या कहता है, जबकि अंतरण के परिणाम स्वरूप हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका कॉन्सिक्वेंसेस यानी रिजल्ट क्या हो रहा है, संपत्ति विभाजित और कई अंशों में धारित है। प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया है, बांट दिया है, एक से ज्यादा अंशों में डिवाइड कर दिया है। और तदुपरि मतलब उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहा है, पूरी संपत्ति से संबंधित किसी बाध्यता का फायदा, उस पूरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऑब्लिगेशन में आता है, उस पूरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बाध्यता है, उस संपत्ति, वो फायदा किसको जाएगा, बाध्यता का फायदा ही हो रहा है ना। ये बाध्य है किराया देगा तो उसका फायदा किसको मिल रहा था, ए को मिल रहा था, अब उसका फायदा किसको मिलेगा, नए 3 ओनर्स को मिलेगा। उस संपत्ति के एक स्वामी से कई स्वामियों को संक्रांत हो जाता है, मालिक एक की बजाय कई हो जाते हैं और उनको संक्रांत मतलब ट्रांसफर हो जाता है। तब तत्संबंधी कर्तव्य का पालन, तत्संबंधी मतलब ऊपर जो हमने ऑब्लिगेशन बताई उस कर्तव्य का पालन, कर्तव्य कौन पूरा कर रहा है यहाँ, ये व्यक्ति जिसके ऊपर बाध्यता है। ये कह रहा है ऐसे स्वामियों में से हरेक के पक्ष में उस अनुपात में किया जाएगा जो संपत्ति में उसके अंश के मूल्य का है। अनुपात कौन सा होगा, जितने अनुपात में उनका हिस्सा प्रॉपर्टी में है ना। मैंने 10% ही पैसा लगाया है तो मेरा 10% हिस्सा है, तो मुझे प्रॉपर्टी का जो इसका फायदा मिलना है वो भी कितना मिलेगा, 10% ही मिलेगा। परंतु यह तब जबकि कर्तव्य का विभाजन किया जा सकता हो, लेकिन ये वाला प्रिंसिपल भी तब लागू करेंगे जबकि हम इसे डिवाइड कर सकते हो और उस विभाजन से बाध्यता का बोझ समान रूप से बढ़ नहीं जाता। जो बाध्यता है उसे बढ़ाओगे नहीं आप, जितना था उतना ही रहेगा। किंतु यदि कर्तव्य का विभाजन नहीं किया जा सकता या विभाजन बाध्यता के बोझ को बढ़ा देता है तो कर्तव्य पालन कई स्वामियों में से केवल एक के फायदे के लिए किया जाएगा, जिसे वो जॉइंटली संयुक्त रूप से अभिहित यानी डायरेक्शंस देते हैं, डेजिग्नेट करते हैं कि किसको ये फायदा देना है, जहां हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी व्यक्ति जिस पर बाध्यता का बोझ हो उसका इस धारा द्वारा उपबंधित प्रकार से निर्वहन करने से, मतलब इस सेक्शन ने उसके ऊपर लायबिलिटी डाली है जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन है,
तो इस सेक्शन ने जो जो बातें बताई हैं उस अकॉर्डिंग उसे काम करना है, लेकिन वो लाइएबल नहीं होगा फेलियर के लिए। असफल हो गया, इस धारा के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर पाया, तो लाइएबल नहीं होगा जब तक उसे आप युक्त सूचना नहीं दे रहे हो, इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो। साथ ही कह रहा है इस धारा की कोई भी बात ऐसे पट्टों के ऊपर लागू नहीं होगी जो कृषि प्रयोजन के लिए इस्तेमाल में होते हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार इस बात का निर्देश देती है शासकीय राजपत्र में तो वो दे सकती है। अब क्लियर है? यस मैम। अब देखिए हम बात करते हैं सेक्शन 38 की। अब ये जो आपने अभी तक पढ़े जो प्रोविजन सेक्शन 5 से लेके 37 तक, ये कौन सा भाग पढ़ लिया? चैप्टर नंबर 2 का पार्ट ए कंप्लीट होता है, जहां अभी तक आप जान रहे थे मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज से रिलेटेड प्रोविजंस। हमने पढ़ा था इनिशियली, जो ग्राफ पढ़ा था उस अकॉर्डिंग आपने जाना था कि जो ये चैप्टर है वो कैसे कवर होगा। ये चैप्टर नंबर 2 जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग सामान्य सिद्धांत बताता है जो सेक्शन 5 से 37 कवर करता है, जो मूवेबल और इमूवेबल दोनों से रिलेटेड है। फिर हमने जाना था 38 से 53A तक के प्रोविजन जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे भाग बी में, वो केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे। तो अब यहाँ पे अपन वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट बी जो रिलेटेड है केवल इमूवेबल प्रॉपर्टीज से। तो देखिए सेक्शन 38 क्या कहता है। सेक्शन 38 कहता है ट्रांसफर बाय पर्सन ऑथराइज्ड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस टू ट्रांसफर। एक ऐसा व्यक्ति ट्रांसफर कर रहा है जिसे केवल कुछ परिस्थितियों में ही ट्रांसफर करने की इजाजत है। इनिशियली जब इस एक्ट को ड्राफ्ट किया गया, एनफोर्स किया गया, उस समय महिलाओं को लिमिटेड राइट्स ही दिए गए थे। अगर किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना होता था तो मैरिड वुमेन को ये राइट नहीं दिए जाते थे एब्सोल्युटली। उसको ये कहा जाता था कि अगर आपको ट्रांसफर करना है तो कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे अगर मेंटेनेंस का क्वेश्चन हो, भरण पोषण का सवाल हो, खुद के भरण पोषण का या उसके चिल्ड्रन के मेंटेनेंस का क्वेश्चन होता है। ओनली इन दैट सर्कमस्टांसेस शी हैज अ राइट टू सेल कंप्लीट प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड इन इसी तरीके से अगर उन बच्चों की मैरिज का क्वेश्चन आता है, उनके करियर का क्वेश्चन आता है, and she is in need of the particular amount, so she has a right to sell the property in that particular circumstances, otherwise not. So we are talking here about those category जिनको की लिमिटेड राइट दिए गए थे उस मैरिड वुमेन को जिसको कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार था। ठीक है, अब अगर सपोज मैं उस कैटेगरी में आती हूँ, मैं वो महिला हूं जिसे की संपत्ति को बेचना है और मेरे पास कौन सी राइट है? लिमिटेड राइट है। मेरे को क्या राइट है कि अगर बच्चों के भरण पोषण का सवाल आ जाए तो मैं प्रॉपर्टी बेच सकती हूँ, है ना, वो वाली सर्कमस्टांसेस है। अब यहाँ पे सेक्शन कहता है कि अगर ऐसी महिला ने कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया है, मैंने अगर ये प्रॉपर्टी आपको बेची है, मैंने ये प्रॉपर्टी किसको बेची? प्रियंका शर्मा को मैंने ये प्रॉपर्टी बेची, तो उस बेचने का अंदाज क्या लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा कि मैं इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए ऑथोराइज इन जनरल तो हूं ही नहीं, कि मेरी इच्छा है कि भैया ये बेकार पड़ी है प्रॉपर्टी से निकाल दो, वो तो मेरे पास रीजन है ही नहीं, अथॉरिटी है ही नहीं। मैं तो कब बेच सकती हूँ? अगर मेंटेनेंस का क्वेश्चन आता है, मैरिज का क्वेश्चन आता है, करियर का क्वेश्चन आता है, ओनली इन दैट। तो मैंने क्या किया, अगर उस प्रॉपर्टी को प्रियंका को बेचा तो अनुमान क्या लगाओगे आप? अंदाज, प्रिजम्पशन क्या होगी कि इनमें से कोई परिस्थिति इनके पास होगी तभी उन्होंने इस प्रॉपर्टी को बेचा है। अब मुझसे जो खरीदने वाला, जो बायर है, वो प्रियंका जी, वो भी इन परिस्थितियों की ठीक से जांच पड़ताल कर लेती हैं कि हाँ यहाँ पे सीमा जी के पास ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, क्वेश्चन इज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, दैट्स व्हाई शी इज गोइंग टू सेल द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन कैसा माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। ये कहता है सेक्शन 38। कंसेप्ट समझाया मैंने आपको। कौन प्रॉपर्टी बेच रहा है? जिसे लिमिटेड राइट है प्रॉपर्टी को बेचने के। उन लिमिटेड राइट्स में अगर वो अपने राइट्स का यूज करते हुए प्रॉपर्टी को बेचता है वो व्यक्ति, तो ये माना जाएगा कि सर्कमस्टांसेस ऐसी मौजूद हैं जिनके कारण उसने उस प्रॉपर्टी को बेचा। ठीक है, अब देखिए यहां पढ़िए इसको। Where any person authorized only under circumstances, जब एक व्यक्ति ऑथोराइज्ड है, अधिकृत है
केवल कुछ परिस्थितियों में, सर्टेन सर्कमस्टांसेस में, इन देयर नेचर वेरिएबल, और वो परिस्थितियां कैसी हैं? वेरिएबल प्रकृति की हैं, मतलब बदलने वाली। टू डिस्पोज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कौन से अधिकार की बात हो रही है? अचल संपत्ति को बेचने की बात हो रही है, डिस्पोज ऑफ करने की बात हो रही है, या और किसी तरीके से व्ययनित करने की, डिस्पोज ऑफ की बात हो रही है। ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन, और ये व्यक्ति जिसके पास कौन से हैं? सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही बेचने का अधिकार है, और वो उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं कंसिडरेशन के लिए, प्रतिफल के लिए। alleging the existence of such circumstances, alleging मतलब वो कथन कर रहे हैं, बेचते समय, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ यानी ट्रांसफर करते समय ये कह रहे हैं वो व्यक्ति कि यस, ये परिस्थितियां विद्यमान हैं, भरण पोषण का सवाल विद्यमान है, मैरिज का सवाल विद्यमान है, एग्जिस्टेंस में है, इसीलिए मैं इस प्रॉपर्टी को बेच रही हूँ। They shall, as between the transferee on one part and the transferor and other persons if any affected by the transfer on the other part। तो अब इसमें कौन हो गए? दो व्यक्ति हो गए ना, एक हो गया बेचने वाला यानी ट्रांसफरर, दूसरा हो गया ट्रांसफरी। और ट्रांसफरी के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इफेक्टेड हो रहा है, जिसके हितों पे प्रभाव पड़ रहा है उस ट्रांजैक्शन से। बी डीम्ड टू हैव एग्जिस्टेड, तो क्या माना जाएगा? बी डीम्ड, अंडरलाइन करेंगे, ये समझा जाएगा, अनुमान लगाया जाएगा, उपधारणा की जाएगी, माना जाएगा। क्या माना जाएगा? If the transferee, after using reasonable care to ascertain the existence of such circumstances, has acted in good faith, अंडरलाइन करें reasonable care, और अंडरलाइन करें एक्टेड इन गुड फेथ। ट्रांसफरी जो है वो सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में काम कर रहा है, वो भी ये जानता है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं, उसने जो पता करवाया, जांच करवाई, उससे उसे भी ये पता चला कि ये महिला जो बात कह रही है कि एग्जिस्टेंस का सवाल है, भरण पोषण का सवाल है, वास्तव में वही परिस्थिति मौजूद है, और ट्रांसफरी ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा, तो ये क्या माना जाएगा? वैलिड ट्रांजैक्शन माना जाएगा। बताओ, बात समझ में आई? बेरेक्ट की लैंग्वेज एंड कंसेप्ट दोनों क्लियर हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को भी कोई डाउट है पूछ लीजिए आराम से। ब्रीफ कर देना मेरे को प्लीज। हिंदी में पढ़ दूं? हाँ। सॉरी, ये कह रहा है कुछ परिस्थितियों में ही अंतरण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण, केवल कुछ, हमेशा नहीं देते हम, कुछ परिस्थितियों में उस व्यक्ति को ट्रांसफर करने का राइट देते हैं, जहां की कोई व्यक्ति जो ऐसी परिस्थितियों में ही जिनमें प्रकृतियां फेरफार होता रहता है, ऐसी सर्कमस्टांसेस जिनमें बदलाव आता रहता है, वो परमानेंट नहीं रहती, उनमें चेंजेस आता रहता है, उन परिस्थितियों में स्थावर संपत्ति का व्ययन करने के लिए प्राधिकृत है। मतलब हमने उसे उस प्रॉपर्टी को बेचने का या डिस्पोज ऑफ करने का राइट ही कब दिया है? कुछ विशेष परिस्थितियों में ही दिया है, अन्यथा नहीं दिया। ऐसी परिस्थितियों के वर्तमान होने का अभिकथन करके, और वो व्यक्ति जिसको लिमिटेड राइट है, सीमित अधिकार है, वो क्या कह रहा है? ऐसी परिस्थिति मौजूद है, अभिकथन कर रहा है वो। ऐसी संपत्ति को प्रतिफल के लिए अंतरित करता है। कैसे ट्रांसफर कर रहा है? विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन नहीं है, प्रतिफल लेके उस प्रॉपर्टी को दे रहा है। वहां यदि अंतरिती ने ऐसी परिस्थितियों में होने का अभिनिश्चय करने के लिए युक्तियुक्त सावधानी बरतने के बाद सद्भावना पूर्वक कार्य किया है, यहाँ इन्होंने उस ट्रांसफरी के ऊपर ड्यूटी डाली है। अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसके पास लिमिटेड राइट है, तो खरीदने वाले को, अंतरिती को जिम्मेदारी का पालन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि जो ट्रांसफर कह रहा है वैसी परिस्थितियां वास्तव में मौजूद है या नहीं, गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक उसने काम किया हो, जांच पड़ताल भी की हो। तो जहां तक एक और अंतरिती का और दूसरी ओर अंतरक और ऐसे अन्य व्यक्तियों
जिन पर प्रभाव पड़ा है के बीच का संबंध है, ये समझा जाएगा कि वे परिस्थितियां वर्तमान थीं। उसने सावधानी भी अपनी रख ली, गुड फेथ में भी काम कर लिया, और साथ में ट्रांसफर भी यही कह रहा है कि ये परिस्थितियां थी। तो हम क्या मानेंगे कि ऐसी मौजूद परिस्थितियों में ही ये ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी उस व्यक्ति को जिसके पास लिमिटेड राइट हम कह रहे हैं बेचने का अधिकार है। बताइए, समझ आई क्या बात? अब समझ में आ गई क्या बूटा सिंह? जी मैम। किसी और का कोई सवाल? सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब देखिए 39 क्या कहता है। ट्रांसफर वेयर थर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, अंतरण जहां की अन्य व्यक्ति भरण पोषण का हकदार है। एक व्यक्ति जिसको कि हमने राइट दिया है, किसी प्रकार का मेंटेनेंस का राइट दिया है, उस व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि उस प्रॉपर्टी से अटैच कुछ ऑब्लिगेशंस थे, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज था, कोई भार था। Where a third person has a right to receive maintenance or a provision for advancement or marriage from the profits of immovable property, जहां एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अचल संपत्ति से या तो अपना भरण पोषण की राशि प्राप्त करेगा, या मैरिज के खर्चे प्राप्त करेगा, या किसी और प्रकार का खर्चा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से प्राप्त करेगा, ऐसा उस व्यक्ति के बारे में तय कर रखा है ना। मुझे मेरे पिताजी ने कहा कि इस प्रॉपर्टी का जो किराया आएगा वो मैं तुम्हें देता रहूंगा, हर महीने वो किराया किसको मिलना है? मुझे मिलना है, ठीक है। अब मेरे फादर ने कहा ये प्रॉपर्टी का किराया आपको मिलता रहेगा। मैं ये सोच रही हूँ हर महीने मेरे पास 50,000 इस जगह से किराया आ रहा है, दैट्स इट, बेनिफिट मिल रहा है मुझे। किसके रूप में मिल रहा है? अगर मेंटेनेंस के रूप में मिल रहा है, भरण पोषण के रूप में मिल रहा है, या अन्य किसी ऐसे आवश्यक खर्चे के रूप में, एडवांसमेंट के रूप में, मैरिज के एक्सपेंसेस के रूप में, उसको हमने प्रॉमिस किया है पार्टी को। यानी यहाँ इस इलस्ट्रेशन में मुझे मेरे पिताजी ने प्रॉमिस किया कि आपको इस बिल्डिंग का किराया मेंटेनेंस भरण पोषण के रूप में मिलता रहेगा। अब इस प्रॉपर्टी को मेरे पिताजी ने किसी और को ट्रांसफर कर दिया। मेरे पिताजी ने किसी एक्स नाम के व्यक्ति को इस प्रॉपर्टी को क्या किया? बेच दिया। इस प्रॉपर्टी का क्या आ रहा था? रेंट आ रहा था, किराए पे गई हुई थी ये प्रॉपर्टी। किराया किसको मिल रहा था? मुझे मिल रहा था। अब ट्रांसफर, मेरे फादर, उन्होंने वो प्रॉपर्टी किसी और थर्ड पार्टी को बेच दी, ट्रांसफरी को। अब ये किराया जो मुझे उस प्रॉपर्टी से मिल रहा था, अब मालिक बदल गया, तो अब ये किराया मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सवाल ये आता है, क्या ये मेंटेनेंस की राशि मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी? इस बारे में आपको ये सेक्शन बता रहा है। तो देखिए आगे क्या कहता है। एंड सच प्रॉपर्टीज ट्रांसफर्ड, ये प्रॉपर्टी क्या कर दी गई? ट्रांसफर कर दी गई। द राइट मे बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट द ट्रांसफरी, तो मैं अपने इस अधिकार को लागू करवा सकती हूँ उस ट्रांसफरी के खिलाफ भी। उस ट्रांसफरी से कह सकती हूँ इस मकान का किराया मुझे मिल रहा था हर महीने मेंटेनेंस के रूप में 50,000, अब चाहे प्रॉपर्टी के मालिक आप हो गए हो, लेकिन ये मुझे मिलेगा अधिकार। लेकिन मैं कब कह सकती हूँ? देखिए, इफ ही हैज नोटिस देयरऑफ, अगर उस नए ट्रांसफरी को इसके बारे में नोटिस हो, जानकारी हो, और इफ द ट्रांसफर इज ग्रेच्युटस, अगर विद कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट है तब तो नोटिस होना जरूरी है। और अगर ग्रेच्युटस यानी विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे पिताजी ने अपने छोटे भाई को दे दी वो प्रॉपर्टी, यानी मेरे चाचा जी को, और बिना कोई कंसिडरेशन लिए दे दी उन्होंने, उसमें उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया उनसे, गिफ्ट दे दी मेरे चाचा जी को। अब मेरे चाचा जी के पास जो प्रॉपर्टी गई, कैसे गई? विदाउट कंसिडरेशन गई है। इस प्रॉपर्टी से क्या मिल रहा था? मुझे मेंटेनेंस मिल रहा था। मैं सूट फाइल कर सकती हूँ अपने अंकल के खिलाफ भी इस रकम के लिए, क्योंकि ये ट्रांसफर कैसा है? विदाउट कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन होगा तो नोटिस होना जरूरी है, बट नॉट अगेंस्ट अ ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस ऑफ द राइट नॉर अगेंस्ट सच प्रॉपर्टी इन हिज हैंड। यहां पर हम किसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते?
ऐसे ट्रांसफरी के खिलाफ आप एक्शन नहीं ले सकते जिस ट्रांसफरी को आपने कोई नोटिस ही नहीं दिया। मेरे फादर ने जब किसी एक्स नाम के व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेची है तो उसको नहीं बताया कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो अमाउंट है मेंटेनेंस का वो मेरी डॉटर को जाता है। ही डिडंट टेल हिम। तो ट्रांसफरी को नोटिस ही नहीं है। तो अगर ट्रांसफरी को नोटिस नहीं है तो फिर ये रकम नहीं मिलेगी। बात समझ में आई क्या? सेक्शन 39 का कंसेप्ट आपको मैं याद दिलाऊं, आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा। तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, पढ़ा है? संविदा के लिए अजनबी व्यक्ति वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट में जो स्ट्रेंजर होता है ही कैन नॉट स्यू, याद है? Yes, लेकिन ma'am. अगर कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए किया गया है तो वो थर्ड पार्टी भी सूट फाइल कर सकती है। फादर ने अपने दोनों बेटों को प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया और कहा कि जो तुम्हारी सिस्टर्स हैं उनकी मैरिज का खर्चा तुमको इस प्रॉपर्टी से उठाना है। मेरे पास जो था वो तो मैंने दोनों बेटों में बांट दिया। अब इस मेरी जो दोनों बेटियां हैं उनकी शादी का खर्चा तुमको उठाना है। अब यहाँ वो जो दोनों सिस्टर्स हैं उनको अगर एक्सपेंडिचर मैरिज के नहीं मिलते तो किसके खिलाफ वो एक्शन ले सकती हैं? ब्रदर के खिलाफ एक्शन ले सकती हैं, ऑल्दो शी वाज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। ऐसे ही एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर अपने बेटे को करता है, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन करता है और कहता है कि भाई इस प्रॉपर्टी को मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, इसके बदले आपको क्या करना है? अपनी मदर को लाइफ लॉन्ग लुक आफ्टर करना है जब तक वो जीवित है। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अब फादर की हो गई डेथ, अब जो मदर है उन्हें लुक आफ्टर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बेटे की है। अगर मान लो वो बेटा मदर को लुक आफ्टर नहीं करता तो ऑल्दो शी इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बट उन्हें प्रॉपर्टी इसी शर्त पे मिली थी बेटे को जो पिता ने ट्रांसफर की थी, तो वो मदर भी सूट फाइल कर सकती है अपने बेटे के खिलाफ। बात समझ में आ रही है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कब कब वाद प्रस्तुत कर सकता है, ये वही वाला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट में। याद आया किसी को? जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है उनको तो याद होगा आई थिंक, जो पहले पढ़ चुके हैं। नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पढ़ा हुआ है. बिल्कुल। और किसने पढ़ा है? निकिता, आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है पहले? मैम नहीं पढ़ा मैम। ये कंसेप्ट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट वाला कहीं हाँ एलएलबी मैम, में, हाँ सुना तो है मैम, हाँ मतलब एलएलबी में तो पढ़ा है। लेकिन वो कंसेप्ट पूरा याद नहीं है आपको, ऐसा? हाँ 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 मैम, ऐसे सुना तो है। अनुष्का, आपको याद है एलएलबी में? क्योंकि अभी यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। मैम थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट या स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट मैम पढ़ा तो है लेकिन इतना इन डेप्थ उसके बारे में नॉलेज नहीं है मैम। छोटा सा ग्राफ बना देती हूँ बोर्ड पे, सो आप लोगों के लिए थोड़ा याद रहने वाला टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ आप लिख सकते हैं इस सेक्शन के ब्रैकेट में, आपसे एग्जामिनर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू, वेयर आर द सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड इन टीपी एक्ट। सो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है फादर एंड सन। आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, फादर ने अपनी एक्स नाम की प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर दी? सन को ट्रांसफर कर दी। ये दोनों कौन है? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट जिनके बीच में होता है उन्हें ही राइट्स और ड्यूटीज होते हैं, बाकी जो थर्ड पार्टी होता है वो स्ट्रेंजर होता है। फादर ने यहाँ पे अपने बेटे के ऊपर जिम्मेदारी डाली है कि तुम्हें लाइफ लॉन्ग अपनी मदर को मेंटेनेंस करना है, जब तक वो जीवित है उन्हें लुक आफ्टर करना है, इसके बदले मैं तुम्हें संपत्ति दे रहा हूं। तो कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था फादर और बेटे के बीच में। मदर कौन है? जिसके बेनिफिट के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये संविदा किसके लिए हुआ? प्रॉपर्टी देने का, इस व्यक्ति के फायदे के लिए, मदर के लिए। मदर कौन है? स्ट्रेंजर, अजनबी व्यक्ति। स्ट्रेंजर किससे? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट का वो हिस्सा नहीं है। लेकिन स्ट्रेंजर होने के बावजूद भी अगर यहाँ पे वो सन इन्हें लुक आफ्टर नहीं करता, मेंटेनेंस नहीं देता, तो शी हैज अ राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट हर सन। समझ रहे हैं आप? ये वो टॉपिक है जिसमें कि हम किसी तीसरे पक्षकार यानी थर्ड पार्टी को भी राइट टू स्यू देते हैं। तीसरा व्यक्ति भी बात करने का अधिकारी होता है।
तो वही पोजीशन आपको यहाँ सेक्शन 39 में बताई गई है। क्लियर हुआ? यस मैम। चलिए अब देखिए सेक्शन 40 क्या कहता है। सेक्शन 40 देखते हैं। बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन imposing restriction on use of land or of obligation annexed to ownership but not amounting to interest or easement। दो बातें पढ़ेंगे अलग अलग यहाँ पे आप। burden of obligation imposing restrictions on use of land। पहले तो ये कह रहा है कि आप जमीन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। मैंने आपको प्रॉपर्टी बेच दी, आई एम गोइंग टू सेल माई और ट्रांसफर माई प्रॉपर्टी टू यू। नाउ यू आर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपको इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है? क्या मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ कि भैया मैंने यहाँ पे किचन बना रखा है, मैंने यहाँ मंदिर बना रखा है, आप इसकी बनावट ऐसे ही रखना। मैंने बड़े प्यार से इस घर को बनाया था लेकिन मजबूरी वश मैं बेच रही हूँ, लेकिन जैसे इसकी बनावट है वैसे ही रखना आप। क्या मैं ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगा सकती हूँ? नो नो मैम। नो मैम। नहीं लगा सकती। कौन मना करेगा? कौन सी धारा मना करती है? 10 नहीं है, 10 तो एलिनेशन को रोकने वाली है। मैम 11 है शायद। 11। 11 is the right answer। 11 में ये कह रहा है कि भैया मिस्टर ट्रांसफर आप ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि आप सामने वाले को कहो कि वो कैसे इस्तेमाल करे प्रॉपर्टी का। लेकिन 11 में ही आपको कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस भी बता रखी थी। वहां आपको बता रखा था कि ऐसी पोजीशन भी है जहां पे आप इस रेस्ट्रिक्शन को लगा सकते हो। अगर दो प्रॉपर्टीज एडजॉइनिंग है, मेरे पास दो प्रॉपर्टीज हैं एक्स और वाई, मैं अपनी कौन सी प्रॉपर्टी बेच रही हूँ? वाई प्रॉपर्टी बेच रही हूँ। एक्स नाम की प्रॉपर्टी मेरे पास है और एडजॉइनिंग जो बिल्कुल पास वाली भूमि है, प्लॉट है, वो मैं बेच रही हूँ। लेकिन मैंने उसे बेचते समय रेस्ट्रिक्शन ये लगाया है कि भैया आप अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो इस पे 2 फ्लोर बनी हुई है, उतनी बनी रहेगी। इसको तुम ऊपर और फ्लोर्स नहीं बनाओगे। इसका जो ओपन एरिया है वो तुम कवर नहीं करोगे। वो मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ रेस्ट्रिक्शन लगाने का काम, क्योंकि मैं इस प्रॉपर्टी के एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी में रह रही हूँ, जिसे मैं बेच रही हूँ उससे उसके पास वाली जमीन मेरे पास है, प्रॉपर्टी मेरे पास है, और मेरा जो राइट है उस प्रॉपर्टी में रहने का, वो जो मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं उस प्रॉपर्टी से, फ्रेश लाइट, एयर, ये सारा मेरा जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी उसके बेनिफिट मकान के, अगर मेरे पड़ोसी जो भी आ जाते हैं नए ओनर, वो उस पे स्टोरीज कितनी भी खड़ी कर देते हैं और अगर वो ओपन एरिया को कवर कर देते हैं तो हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्यों बेचूं? तो मैंने बेचने के पहले ही कह दिया भैया ये रेस्ट्रिक्शन मेरा मंजूर हो तो खरीदो, नहीं तो मत खरीदो। मैंने ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया? ताकि मैं अपनी प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल कर सकूं, उपयोग कर सकूं, क्योंकि एडजॉइनिंग में ही मेरे पास वो प्रॉपर्टी यूज में आ रही। ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाना अलाउ किया। बात समझ आ रही है? सेक्शन 11 ने आपको कहा था ये ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। तो यहाँ जो सेक्शन 40 है इसी बारे में कह रहा है कि अगर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है तो क्या हम उसे एनफोर्स करा सकते हैं या नहीं करा सकते। तो इन्होंने कहा देखिए रेस्ट्रिक्शंस अगर नॉट टू डू समथिंग के हैं, कुछ काम आपको नहीं करना, जैसे कि हमने बात की कि ओपन एरिया कवर नहीं करना है, ऊपर इसके और स्टोरीज नहीं बनानी है, कुछ इस तरीके के रेस्ट्रिक्शन, वो इसलिए ताकि एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी का आप सही इस्तेमाल कर सकें। ये रेस्ट्रिक्शन वैलिड है, इसका एनफोर्स कराया जा सकेगा और आगे वाले ट्रांसफरीज पर भी कराया जा सकेगा। मतलब वो प्रॉपर्टी मैंने ए को बेची थी, ए ने बाद में वो बी सी डी किसी को भी बेची, तो उस प्रॉपर्टी को हम आगे जो ट्रांसफरीज होते हैं उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं, लागू करवा सकते हैं। बात आ रही है समझ में? इन्होंने कहा कि रेस्ट्रिक्शंस पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके के होते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? टू डू समथिंग, कुछ काम करना है आप, तो इन्होंने कहा ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं चलेंगे। मतलब आप ट्रांसफरी को कहो कि आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको इसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे हर साल 2 पेड़ लगाने पड़ेंगे, ऐसा कोई काम नहीं कह सकते आप उसको। पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, टू डू समथिंग।
लेकिन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हो, जो क्या कहता है, नॉट टू डू समथिंग, कुछ काम नहीं करने वाला अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो जरूर इम्पोज किया जा सकेगा। आ रही है बात समझ में? तो पढ़ते हैं आप इसको। Where for the more beneficial enjoyment of his own immovable property, जहां खुद की भूमि का हम सही तरीके से अचल संपत्ति का फायदा उठा सकें, a third person has independently of any interest in the immovable property, और किसी थर्ड पार्टी का उसमें क्या है, इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट है, वो स्वतंत्र है, वो जरूरी नहीं है, वो हो सकता है आपकी रेस्ट्रिक्शन को फॉलो ना भी करे, वो चाहे तो ऊपर और स्टोरीज बना ले, आपके हित से उसका हित जुड़ा हुआ नहीं है। आपको ओपन एरिया अच्छा लग रहा है तो जरूरी नहीं है उसको भी ओपन एरिया ही अच्छा लग रहा हो, इंडिपेंडेंट है उसका। ऑफ अनदर और ऑफ एनी ईजमेंट देयर ऑन a right to restrain the enjoyment in a particular manner of the later property। ये क्या कह रहा है कि एनी ईजमेंट देयर ऑन, ईजमेंट नहीं है वो, हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ईजमेंट, सुखाधिकार की हम बात नहीं कर रहे हैं। सुखाधिकार तो वैसे भी अटैच होता है प्रॉपर्टी से और वो मिलता है, उससे अलग अधिकारों की हम बात कर रहे हैं। A right to restrain the enjoyment in a particular manner of the later property, हम रेस्ट्रेन कर रहे हैं, रोक रहे हैं उसे कि उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल या एंजॉयमेंट, जो लेटर प्रॉपर्टी यानी बाद वाली प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, खुद तो रह रहे हो जिस प्रॉपर्टी में, उसके ज्यादा फायदेमंद इस्तेमाल के लिए आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। लेटर प्रॉपर्टी बाद वाली जो खरीद रहा है आपसे, उसके ऊपर आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। वेयर अ थर्ड पर्सन इज, पहले इसका हिंदी में भी पढ़ लो, जहां की अपनी निजी स्थावर संपत्ति के अधिक फायदाप्रद उपभोग के लिए, हमारी प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसका हम फायदा उठाना चाहते हैं, किसी अन्य व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के स्थावर संपत्ति के किसी हित या सुखाचार पर अनाश्रित यह अधिकार हो, किसी अन्य व्यक्ति का या दूसरे व्यक्ति की स्थावर संपत्ति, अब वो किसी कोई अनदर पर्सन हो गया जिसकी प्रॉपर्टी में हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने बेच दी तो हमारी नहीं रही, हमारा हित से भी रिलेटेड नहीं है मामला और सुखाचार पे भी अनाश्रित, मतलब डिपेंडेंट नहीं है, इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, ईजमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, उससे सेपरेट हम बात कर रहे हैं। अधिकार हम क्या बात कर रहे हैं कि वह पश्चात कथित संपत्ति का किसी विशिष्ट रीति से उपयोग किए जाने पर अवरोध लगा दे, मतलब हम पश्चात कथित मतलब वो बाद वाली जिसे आप बेच रहे हो उसके ऊपर हम कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, अवरोध लगा रहे हैं कि आप किसी विशेष प्रकार से उपयोग नहीं करोगे, आप इस ओपन एरिया को ओपन ही रहने दोगे, कवर नहीं करोगे, आप इस पे 2 स्टोरी जो बनी हुई है उससे ज्यादा स्टोरीज नहीं बनाओगे। इस विशेष तरीके से ही हम उसको इस्तेमाल करने पे क्या कर रहे हैं, अवरोध, रोक लगा रहे हैं। Where a third person is entitled to the benefit of an obligation arising out of contract, जहां एक तीसरा व्यक्ति किसी कॉन्ट्रैक्ट के होने वाली ऑब्लिगेशन से बेनिफिट उठा सकता है, एंड एनेक्स टू द ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ये अधिकार उसका किससे जुड़ा हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, बट नॉट अमाउंटिंग टू एन इंटरेस्ट देयरइन और ईजमेंट देयरऑन, और ये भी सुखाचार भी नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है, उस व्यक्ति की भी यहाँ पे बात हो रही है। मतलब अब सेकंड पैरा में बात हो रही है ऐसी ऑब्लिगेशन की जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो। देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक उदाहरण से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है एक्स नाम की, मैंने इस प्रॉपर्टी को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट अनीश अग्रवाल से किया। मैंने क्या कहा अनीश को कि मिस्टर अनीश, मैं 1 मार्च को मेरी ये एक्स नाम की प्रॉपर्टी आपको 2 करोड़ में बेचने के लिए रेडी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया इनके और हमारे बीच, ठीक है। इन्होंने कुछ पैसा एडवांस दे दिया और लेटर ऑन देंगे, पैसे से मतलब नहीं होता, प्रॉपर्टी के पोजेशन से मतलब नहीं होता, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जो भी हमारे बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस रही, हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। इसका परफॉर्मेंस कब करना था मुझे, 1 मार्च को, मैंने कहा रजिस्ट्री करवा देंगे आपके नाम पे और आप पेमेंट कर देंगे, डन। ये कॉन्ट्रैक्ट अनीश से कर दिया मैंने। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरी ऑब्लिगेशन क्या होगी, अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा। यस मैम। ये किससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट था,
प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से, यानी उस प्रॉपर्टी के साथ ये लायबिलिटी जुड़ गई। यस मैम। मेरे पास उस प्रॉपर्टी की अभी क्या है, ओनरशिप, आई एम ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, और इस ओनर के ऊपर लायबिलिटी जुड़ गई, यानी कि वो जो प्रॉपर्टी थी मेरे पास उसके ओनरशिप के साथ भी ये ऑब्लिगेशन जुड़ गया। बताओ हमने क्या पढ़ा है सेक्शन 8 में, आपके पास उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप और उससे रिलेटेड राइट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो भी चले जाते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस मैम। यस मैम। सेक्शन 8 में आपने पढ़ा है, आपको जैसे अभी तक अपन ने जो इलस्ट्रेशंस में बात की वो क्या बात की, रेंट मिल रहा है, मुझे मिल रहा था, मैंने दूसरे को दिया, अब मैं भी उस पे सूट फाइल करके रेंट ले सकती हूँ, सब वही पढ़ रहे हो ना। बेनिफिट मिल रहा है प्रॉपर्टी से तो वो दूसरे को मिलेगा। अब यहाँ ऑब्लिगेशन है, ओनर मैं हूं उस प्रॉपर्टी की, अब उस प्रॉपर्टी के साथ क्या जुड़ गई, ऑब्लिगेशन भी जुड़ गई, स्वामित्व के साथ साथ क्या जुड़ गई, बाध्यता जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई? यस मैम। अब अनीश के साथ मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की ऑब्लिगेशन है, व्यक्तिगत तौर पे भी है, संपत्ति के विरुद्ध भी है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ते हो, एज अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, एज अगेंस्ट द पर्सन, तो प्रॉपर्टी के ऊपर भी वो लायबिलिटी अटैच हो गई कि इस कॉन्ट्रैक्ट, इस प्रॉपर्टी को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट अनीश के साथ किया हुआ है सीमा जी ने, जिसको कंप्लीट करना है। नाउ अब मैंने इस प्रॉपर्टी को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किससे कर लिया, खुशी से। 1 मार्च आई नहीं है अभी, अभी आई है आज 5 फरवरी। 5 फरवरी हमारा कॉन्ट्रैक्ट मेरा और अनीश का 1 फरवरी को हुआ था। अब मुझे खुशी ने कहा मैं तो इसकी आपको 3 करोड़ प्राइस दे देती मैडम, आपने अनीश को बेच दी 2 करोड़ में। मैंने कहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी दी थोड़ी, हमने परफॉर्मेंस थोड़ी किया है, ब्रीच कर देते हैं। मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट खुशी से कर लिया, खुशी से कर लिया और क्यों कर लिया, क्योंकि मुझे 1 करोड़ ज्यादा मिल रहे थे। और मैंने, और खुशी को ये नॉलेज भी थी, नोटिस भी था कि मैडम ने पहले किससे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अनीश के साथ किया हुआ है। पिक्चर समझ आ रही है? यस मैम। नए बायर को ये पता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर ने, सेलर ने किसी और के साथ पहले किया हुआ है, यानी इस ट्रांसफर पे ये जिम्मेदारी है कि वो ब्रीच का केस कर सकता है इन पे। अब क्या होता है, अगर मैं ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफर खुशी को करती हूं तो अनीश ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट किस पे फाइल करेगा, सीमा जी पे तो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है। क्या वो खुशी पे भी कर सकता है? यस मैम, नॉलेज थी उनको भी। आंसर इज यस, वो उस पार्टी पे भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि नॉलेज। नोटिस था उसको, हम्म। उस नए बायर को पता है कि पुराने वाला बायर जो है वो वहां पे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में है। ऑब्लिगेशन यहाँ पे जो एनफोर्स कराई जाएगी ब्रीच करने वाले पार्टी के खिलाफ, तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी की जाएगी जो इस पार्टी में नया जुड़ गया, इस कॉन्ट्रैक्ट में नया जुड़ने वाला पक्षकार हो गया, जिसे प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट का नॉलेज था। गॉट इट? ये है इस सेक्शन का कंसेप्ट, ये इस पैराग्राफ का। मैम सेक्शन 40 मतलब राइट देता है थर्ड पार्टी अगेंस्ट, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। देखिए अब ये क्या कह रहा है, where a third person is entitled to the benefits of an obligation arising out of contract। थर्ड पर्सन यहाँ पे अपन किसको कह रहे हैं, अब अपन अनीश को थर्ड पर्सन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट मैंने खुशी से कर लिया तो मेरे और खुशी के कॉन्ट्रैक्ट में अनीश जी अब थर्ड पर्सन हो गए। लेकिन ये एंटाइटल है किस बात के लिए, बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन अराइज हुई है एंड एनेक्स टू द ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ये ऑब्लिगेशन किसके साथ जुड़ी हुई है, प्रॉपर्टी के साथ एनेक्स्ड है, जुड़ी हुई है, but not amounting to an interest therein or easement thereon। but we are not talking about any interest। हम इससे जुड़े हुए किसी हित की बात नहीं कर रहे हैं, हम इससे जुड़े हुए किसी सुखाधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। ये तो पहले वाले पैराग्राफ में भी आपने पढ़ा, जो नेगेटिव कोवेनेंट थी उसमें अपन ने क्या पढ़ा कि हम ईजमेंट की और किसी इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। मैम हाँ जी, इंटरेस्ट जैसी कोई लीज दे रखी है वो सब आ जाएगा इसमें, है ना? आ इंटरेस्ट सकता है ना? प्रॉपर्टी से रिलेटेड अदर राइट्स,
जो भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अदर कोई इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हुए होते हैं। इंटरेस्ट का मतलब कि यहाँ ब्याज नहीं है, एनी काइंड ऑफ बेनिफिट है। जैसे बेनिफिट आपने सेक्शन 38 में देखा है, जैसे बेनिफिट आपने सेक्शन 36 और 37 में पार्टीज के लिए देखा, हाँ मैम, मतलब वही ना वो कि कह कोई रहे हैं, लीज पे दे रखी प्रॉपर्टी को तो वो इसमें आ सकता है ना। वो आ जाएगा। ओके, ये सर। तो ये दोनों बातें समझ आई। अब आगे क्या कह रहा है, ये ऊपर दोनों सिरकमस्टांसेस बताई इसने, फर्स्ट पैरा में भी सेकंड पैरा। आप अगर इसका की पॉइंट लिखना चाहें तो फर्स्ट पैरा का है नेगेटिव कोवेनेंट, सेकंड पैरा का आ जाएगा ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर ये कह रहा है सच राइट और ऑब्लिगेशन में बी एनफोर्स्ड, ऐसे अधिकार या ऑब्लिगेशन को एनफोर्स कर सकते हैं अगेंस्ट अ ट्रांसफरी, उस ट्रांसफरी के खिलाफ, विथ नोटिस देयरऑफ, जिसको नोटिस हो इस बारे में, और a gratuitous transfer of the property affected thereby, या फिर ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन हो, ग्रेटिट्यूस हो, नोटिस हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा फिर, but not against a transferee for consideration and without notice of the right or obligation, nor against such property in his hand. लेकिन उसके खिलाफ आप वाद दायर नहीं करेंगे, एनफोर्स नहीं कराएंगे जिस ट्रांसफरी को इस ट्रांजैक्शन की नॉलेज ही नहीं थी। अगर खुशी को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उस समय खुशी को बिल्कुल पता नहीं था कि पहले मैडम ने किसी और को भी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो हम खुशी के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते। अनीश जी खुशी के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस ट्रांसफरी को यानी खुशी को कोई प्रीवियस ट्रांजैक्शन की नॉलेज ही नहीं थी। बात समझ में आई क्या? मैम इसमें ये दे रखा है कि बट नॉट अगेंस्ट द ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस ऑफ द राइट और ऑब्लिगेशन। तो मैम विदाउट राइट और मतलब विदाउट नोटिस तो समझ में आ गया कि उसके नोटिस नहीं है, जैसे खुशी को नोटिस नहीं है कि उन्होंने आपने प्रॉपर्टी मुझे पहले बेची है, लेकिन एक पॉइंट और दे रखा है इसके अंदर, बट नॉट अगेंस्ट अ ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन। ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन की तो बात करें, ग्रेटिट्यूस वाले में जो विदाउट कंसिडरेशन है वो तो उसने कहा कि हाँ। लागू होगा ही होगा, वो तो आपको नोटिस है या नहीं है डजंट मैटर। लेकिन ऐसा ट्रांसफरी जो विद कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी खुशी मुझसे प्रॉपर्टी 3 करोड़ देके खरीद ली इन्होंने, अब आप विद कंसिडरेशन ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इन्हें प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट की नॉलेज भी नहीं थी, तो आप ऐसे ट्रांसफरी तो इनोसेंट ट्रांसफरी हुए, इनके ओके, खिलाफ हाँ आप सूट फाइल कैसे करेंगे? ओके तो मैम, यस मैम। जो इनोसेंट बायर है उसे प्रोटेक्शन तो देना पड़ेगा ना। तो एक तरीके से ये सेक्शन जो इनोसेंट ट्रांसफरी है, बोनाफाइड ट्रांसफरी है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। यस मैम। बताओ ये सेक्शन समझ में आया? देखिए इलस्ट्रेशन से पढ़ते हैं तो आपको लगेगा ये तो फटाफट आ गया, लेकिन जब अपन डायरेक्ट का लैंग्वेज लेके चलते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे तो आपको टिपिकल लगेगा ही लगेगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि पहली बार में ही समझ आ जाएगा आसानी से। टीपी सब्जेक्ट ऐसा है कि वो टाइम लेगा आपको थोड़ा, लैंग्वेज क्योंकि बहुत अच्छी भाषा में इन्होंने इसको ड्राफ्ट किया है, बहुत सुंदर तरीके से। तो मैम जो, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, अच्छी कहाँ है मैम, याद ही नहीं होती। हाँ जी मैम कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, याद ही नहीं हो पाती है। एज इट इज याद करनी भी नहीं है, होगी भी नहीं। इसके तो की पॉइंट्स आपके जो सिंपल लैंग्वेज में आप इसका जो कंसेप्ट समझ रहे हैं उससे अपने खुद के नोट्स आप बनाएंगे, लैंग्वेज बनाएंगे, वही आपको काम आएगी। एज इट इज इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न। यस मैम। बाकी सब्जेक्ट्स का तो फिर भी हो जाता है, लेकिन ये टीपी सब्जेक्ट का जो लैंग्वेज दिया हुआ है, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इसको एज इट इज रट्टाफिकेशन वो से किसी भी सब्जेक्ट का करने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन का प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, जो आपने समझा उसे लिखिए, बेस्ट है। हमें चेक करवाइए अपने नोट्स बना के कि ये हमने चीजें बनाई हैं। और आपको रेडी चीजें चाहिए तो वो एक मिल तो जाएगी, दे भी दूंगी मैं आपको, लेकिन उतना फ्रूट्स आपको नहीं मिल पाएगा। आप खुद से एक बार कोशिश करो, तो अदरवाइज हम लोग तो हैं ही, आपको तैयार करके दे देंगे, लेकिन वो रेडी टू ईट जो होगा ना उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा आपके लिए। कंसेप्ट समझिए, उसको अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन कीजिए और हमें चेक कराइए। यस मैम। ठीक है, आज की क्लास इतना ही ओवर करते हैं। मैम एक बार इसमें इस सेक्शन के की पॉइंट्स लिखवाए थे ना आपने, 2 वर्ड्स बताए थे कीवर्ड्स इस सेक्शन के, सेक्शन 40 के, एक बार रिपीट कर दीजिए। पहला है नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस और कोवेनेंट्स, नकारात्मक प्रतिबंध या प्रसंविदाएं। नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस और कोवेनेंट्स इंपॉर्टेंट, इसमें केस लॉ है
टल्क वर्सेस मोक्से, TULK, टल्क वर्सेस मोक्से, MOXHAY, मोक्से। और नंबर 2 मैंने बताया था ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा से उत्पन्न होने वाली बाध्यताएं। ये 2 प्रकार की बातों के बारे में यहां बताया है इन्होंने। मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो ये सेक्शन बात करता है कि जो ट्रांसफरी है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है उस सिचुएशन में, जबकि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो तो ट्रांसफरी के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर यहाँ पे बोनाफाइड वे से ट्रांजैक्शन हुआ हो तो उसमें सेकंड ट्रांसफरी के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। प्रीवियस वाले ट्रांसफरी को तो प्रोटेक्ट किया ही इसने, जैसे हमने कहा अनीश के राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन खुशी जो सेकंड ट्रांसफरी थी उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करेगा अगर कि वो बोनाफाइड वे से विदाउट एनी नोटिस ऑफ प्रीवियस ट्रांजैक्शन अगर है तो उस बोनाफाइड ट्रांसफरी जो सेकंड ट्रांसफरी है उसके राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। पहले ट्रांसफरी और दूसरे ट्रांसफरी दोनों प्रकार के ट्रांसफरीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की काम यहाँ पे ये धारा करती है। मैम ऑब्लिगेशंस के आगे क्या बताया आपने? अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके मैम, थैंक यू। मैम हाँ जी, इसमें अगर देखा जाए तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि सेक्शन 40 में ऐसे कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकता लेकिन ईजमेंट कर सकता है। ये सब तो ईजमेंट का एक्सेप्शन हो गया क्या? ईजमेंट को हटा दिया, एनी इंटरेस्ट देयर इन, ये सब उस पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंटली फ्रॉम एनी अदर इंटरेस्ट है। तो ईजमेंट तो वैसे भी प्रॉपर्टी के साथ नेक्स्ट चीज है ना, प्रॉपर्टी के साथ साथ जाएगी। आप रोकोगे कैसे, उस पे रेस्ट्रिक्शन कैसे लगाओगे? आप कहोगे भैया ये जो सीढ़ियां हैं इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, वो तो ईजमेंट का राइट तो मिलेगा ही मिलेगा, उस पे प्रतिबंध लगाना पॉसिबल नहीं है। कि हम कहे भैया पैराशूट लेके ऊपर उतरना छत पे से, हमारे घर की सीढ़ी से हम अंदर जो एंट्री का एक ही रास्ता है हम नहीं देंगे एंट्री, इट्स नॉट पॉसिबल। नेगेटिव कोवेनेंट्स ईजमेंट के ऊपर नहीं लगा सकते आप। यस मैम। पढ़ लीजिएगा आराम से, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर कहीं दिक्कत आएगी तो। मैम सेक्शन 11 का एक्सेप्शन मान सकते हैं इसको? हाँ जी, इसको सेक्शन 11 का एक्सेप्शन मान सकते हैं या फिर बिल्कुल एडमिट करना होता है? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। सेक्शन 11 में भी इटसेल्फ एक्सेप्शन बता रखा है और ये और उसी से जुड़ता हुआ उसी का एलैबोरेटिव फॉर्म है। ओके मैम। देखिए आज आप राहुल सर लीव पर थे तो आपका जो था ये प्रीवियस क्लासेस खाली थी, लेकिन मैंने जानबूझ के उस क्लास को, टीपी का क्लास को उस लिमिटेड आवर्स में ही रखा, बिकॉज आई नो कि जो टीपी के कंसेप्ट चल रहे हैं वो अगर हम 1 घंटे से ज्यादा की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे सिलेबस को तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं तो फ्री थी उस समय पे, मैं ले सकती थी आपका एक्स्ट्रा क्लास भी, लेकिन अगर आप उसे इलैबोरेटिव करके एक साथ 10 सेक्शन एक क्लास में हो जाएंगे तो सब्जेक्ट तो हम खत्म करा देंगे, चल जाएगा आगे, लेकिन आपके लिए दिक्कत हो जाती, इसलिए मैंने उसको आज श्रिंक टाइम में ही रखा। ठीक है, कल आपकी क्लासेस लग जाएंगी, इसके साथ में कल आपके लिए एक माइनर सब्जेक्ट भी लगाने की कोशिश करूंगी, इधर इंटरप्रिटेशन या लिमिटेशन, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आपका और लगेगा बाकी क्लासेस के साथ। हम इंटरप्रिटेशन वाली जब हो पाए तो रिक्वेस्ट है। हाँ जी, सच इंटरप्रिटेशन अगर हो हो पाए। जाए तो हाँ ठीक है, ठीक है। ओके। बैरेट नहीं है ना कंसेप्चुअल है, बाकी सब बैरेट के साथ चल रहे हैं, तो एक बिना बैरेट वाली चीज भी हो जाए कंसेप्चुअल तो अच्छा है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।